ईरान के साथ इजरायल का युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बीते कुछ घंटों में इजरायल ईरान युद्ध को लेकर तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने इजरायल के खिलाफ आधिकारिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब ये ऑफिशियल है कि दोनों देश जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, जिसके बाद से दोनों देशों ने हमले तेज कर दिए। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में फोर्स मुख्यालय जो वहां पर है उसको निशाना बनाया है। अब दूसरी ओर ईरान ने तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन से जवाबी हमले किए। इजरायल ईरान युद्ध के बीच अब अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है, पहले दिन ही हो गई थी। कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। ट्रंप ने अली खमेनी को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं, लेकिन उसे अभी नहीं मारेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। अब बैठक में ईरान के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर चर्चा की आशंका जताई जा रही है। सिचुएशन में अगर आप पूरी देखेंगे तो इस बैठक को अगर आप समझे, और ये सिक्योरिटी को लेकर बैठक है, क्या अमेरिका कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या हालात और ज्यादा गंभीर हो रहे हैं और तुरंत फैसला लेने की अब जरूरत है? अमेरिका में कहा जा रहा है कि क्लोज डोर मीटिंग में ये भी चर्चा हुई है। अमेरिका में सिचुएशन रूम में यह बैठक तब होती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, या युद्ध, आतंकवादी हमले या वैश्विक संकट हो, यानी कि इमरजेंसी की कोई स्थिति हो किसी देश के लिए। और अमेरिका में इसलिए रूम जो है वहां पर मीटिंग होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक, ट्रंप की खमेनी को चेतावनी, G7 के बीच में उस पूरे इवेंट को छोड़कर जाना। तो ट्रंप ईरान के खिलाफ क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? ईरान के अंदर अमेरिका ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी इतने बड़े लेवल पर तैयारी हो रही है कि देखिए आप अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं? क्या अमेरिका इजरायल का सीधे सीधे साथ देगा? यानी जो ये पूरा युद्ध है इसमें खुद इजरायल के साथ ईरान का नामो निशान मिटाने के लिए अब अमेरिका उतरेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो ट्रंप के बयान और उससे लगातार हम देख रहे हैं कि बयान के साथ साथ जो एक्शन भी अमेरिका कर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि ये जो पूरा युद्ध है ये किसी और जा रहा है। और ये किस ओर जा रहा है इस पर आज विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि ट्रंप की तरफ से ये बात कहना ईरान को कि आपके जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, हमें पता है कि उनकी लोकेशन क्या है, हमें पता है वो कहां पर हैं, लेकिन अभी हम मारेंगे नहीं। और वहीं दूसरी तरफ इजरायल, वो कह रहा है कि युद्ध में अगर खमेनी मरते हैं, उनको असैसिनेट किया जाता है, तो जी ये युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध और बढ़ेगा नहीं, युद्ध खत्म हो जाएगा। और इस बीच इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस अमेरिका और इजरायल के पास है कैसा, इस पर भी चर्चा होना बेहद जरूरी है। अब और देशों की अगर हम बात करें, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब जो देशों की बात अगर हम करें तो इन देशों का क्या स्टैंड है इस पूरे युद्ध में? अच्छा, आज मुनीर के साथ अमेरिका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो ट्रंप की होने वाली है। अब आप भूलिएगा नहीं कि जो पाकिस्तान और ईरान है वो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, उनकी जो मुलाकात है वो आज अमेरिका में ट्रंप के साथ होने वाली है। 14 जून से वो वहीं पर है। मतलब जियोपॉलिटिकली अभी हो क्या रहा है ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, और विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ देर के अंदर संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, इस वक्त विश्व में हो क्या रहा है, अमेरिका क्या प्लान कर रहा है, और आज पाकिस्तान के साथ भी, मुनीर के साथ भी मुलाकात होने वाली है, और ईरान के साथ पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमको पिछले कुछ दिनों की जो घटनाक्रम है उसको अगर हम ध्यान से देखें
तो हमको कुछ चीजें साफ समझ में आएंगी। देखिए, ये जो हमला ईरान के ऊपर हुआ है, इस हमले की प्लानिंग काफी पहले से हो गई थी। ये हमला अचानक से नहीं हुआ है, इस हमले की प्लानिंग बहुत पहले से हो गई थी। और जो अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना सपोर्ट दिया है, आईएमएफ से लोन, यहां से लोन, यहां से वो, वहां से वो सब इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया था कि पाकिस्तान विल बी रिक्वायर्ड। ईरान के खिलाफ अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, ये वजह थी। हम लोग अपने आप बात करते चले जा रहे थे कि इसकी वजह से ये हो गया और वो सिंदूर और वो, हाँ, तो मेन उसका वजह ये थी कि उनको पता था कि पाकिस्तान। और अब आप देखिए, पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, 5 दिन आप मुझे बताएं कैसे कोई किसी सेना का प्रमुख दूसरे देश में पड़ा रह सकता है, ये शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, पड़ा रहा वो वहां पर। 5 दिन से उनको वहां पर संबंध करके रखा हुआ है, किसी को बुलाया नहीं गया है। और अब उनको डायरेक्शंस दिए जाएंगे मुनीर को कि आप ये करेंगे और ये करेंगे। पाकिस्तान ने प्रयास किया बोलने का कि हम ईरान के साथ हैं, और उसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। तो ये तमाम जो पूरी ओवरऑल जो सिचुएशन निकल करके सामने आ रही है, वो यही है कि वो ईरान को चारों तरफ से घेरेंगे। और उन्होंने, देखिए, जब भी कोई बात होती है, सिंदूर चल रहा था या कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, या इवन रशिया यूक्रेन चल रहा है, वहां ट्रंप की भाषा ये होती है कि मैं सुलह करवा दूंगा, मैं इनका युद्ध बंद करना चाहिए, ये है वो है। यहां पर उनकी भाषा वो नहीं है। ट्रंप के आप एक एक शब्द को नोटिस करिए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। ये भाषा जो है वो किसी भी तरह से युद्ध को खत्म करने वाली भाषा नहीं है। किस प्रकार से B-2 बॉम्बर्स को दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है। डिएगो गार्सिया में B-2 B-52 को ज्वाइन कर चुके हैं। यूएसएस निमित्ज जो है वो वेस्ट पैसिफिक से मिडिल ईस्ट की तरफ हरकत कर चुका है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को जापान में वार्न कर दिया गया है। जिस प्रकार की प्रेजेंस ब्रिटिश अमेरिकन नेवी की मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में है, अनप्रेसिडेंटेड है। उसके अलावा उनके जो 15 बड़े बेसिस और 45 और जगह उनकी प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, मिलिट्री प्रेजेंस, उसको बूस्टर अप किया गया है। वहां पर उन्होंने एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर्स को भेजा है। वो क्यों भेजा है? वो टैंकर्स लड़ाई के अलावा और कहां काम आ सकते हैं? उन्होंने 2-3 बार इस बात को स्टेटमेंट को दिया है, देखिए, कि भाई हमारे पास पूरा ईरान के स्काईज का कंट्रोल है। ईरान के स्काईज का कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि वो इम्यूनिटी के साथ जहां चाहे वहां पर हमला कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बिल्कुल अमेरिका ने इस प्रकार की क्रिएट करी है कि वो ईरान को घुटनों पर लेकर के आएंगे। ये कर्नल भट्टाचार्य जी, क्या आप अनुज माथुर जी की बात से सहमत हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ जो झुकाव नजर आ रहा था अमेरिका का, उसके पीछे की कहानी ये थी कि ईरान को हमला करने में आपको पाकिस्तान की मदद चाहिए? लेकिन सर, बहुत मुश्किल हो रहा है समझना। कल आप ही मेरे साथ डिस्कशन में बैठे थे और IRGC की तरफ से बयान सामने आ रहा था कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान से, मतलब अगर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान से हम हमला करवा देंगे। और आज ये लग रहा है कि पूरी इक्वेशन ही बदल गई है। मुनीर की आज मुलाकात हो रही है ट्रंप के साथ और कहा जा रहा है कि एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। हमने डिस्कस किया था, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ये अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब है जो किराना हिल्स में रखा हुआ था। तो पाकिस्तान कैनॉट, जब कल ईरान का फॉरेन मिनिस्टर बोला था जे इफ इजराइल बॉम्ब मारे हमारे ऊपर तो पाकिस्तान ऑन आवर बिहाफ विल न्यूक्लियर बॉम्ब इन इजराइल। लेकिन कुछ ही देर में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर वो कैंसिल कर दिया, बोला है जे शांति चाहिए एंड पाकिस्तान विल नॉट बॉम्ब इजराइल, क्योंकि वो बॉम्ब पाकिस्तान का नहीं है, वो अमेरिका का बॉम्ब है और अमेरिका ओपनली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्रीज में Turkey has also not come up openly in support of Iran। और G7 में अभी जो चल रहा है कनाडा में, वहां पे स्टेटमेंट दिया है, कंबाइंड स्टेटमेंट, दैट इजराइल हैज हिज फुल राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। सो यहाँ पे कोई ईरान का कोई बात हुआ ही नहीं है। एंड
मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूं रशिया के बारे में। आप जो बोल रहे थे, रशिया का स्टैंड है ऑयल प्राइस बढ़ेगा दुनिया में ये लड़ाई में, तो रशिया का जो कॉफर जो बिल्कुल खाली हो गया उसमें थोड़ा पैसा आएगा। देन डिस्ट्रैक्शन, ग्लोबल अटेंशन अवे फ्रॉम यूक्रेन। ये जो यूक्रेन और कीव में जो रशिया बॉम्बिंग कर रहा है, इससे सारी दुनिया का नजर थोड़ा हट जाएगा। क्रेमलिन ऑफर टू मीडिएट एंड शो एज पीस मेकर, मतलब रशिया अपने आप को पीस मेकर चाहता है एंड बोलना चाहता है जे दे आर द की प्लेयर। 6 महीने पहले भी ईरान के साथ एक समझौता हुआ था, लेकिन नाउ अभी जो हालत है रशिया का, दे आर अनेबल, ये अभी कोई मिलिट्री हार्डवेयर ईरान को देने का लायक नहीं है रशिया। ये एक प्रेजेंट सिचुएशन है रशिया के साथ। लेकिन ट्रंप ने बोला है जे आयतुल्ला खोमेनी को रिजाइन करना है, नहीं तो उसका हाल जो हमारा सदाम हुसैन था इराक का, जैसे हाल हुआ है वैसे होगा। और बहुत कुछ दिन पहले ही रशिया हैज लॉस्ट हिज फ्रेंड बशर अल असद ऑफ सीरिया। अब हमको मालूम है जे वो 20 साल से वहां पे सीरिया में राजा था, लेकिन उनको निकाला दिया गया है। और जैसे हम कल ही कह रहे थे कि इराक और सीरिया इज द करंट फ्यूचर ऑफ ईरान, दिस इज व्हाट सीम्स लाइक। सर, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। तो संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े इंडिया डेली के साथ। जय हिंद सर। सर, मतलब अब ये मान के चले कि ईरान के साथ कोई देश जो है वो नहीं खड़ा, क्योंकि रशिया जिस तरह से सर बता रहे हैं कि आपकी एक जो पूरी डिफेंस अटेंशन है वेस्टर्न कंट्रीज की, वो शिफ्ट होगी अब इस पूरी वॉर में और यूक्रेन से थोड़ी हटेगी। तो रशिया चाहता है कि अच्छी बात है, इसमें इसका अपना बेनिफिट है, तो मतलब ईरान अकेला है अभी। जी पलक जी, जय हिंद। और देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत ही उसके पास से मैं ये कहूँगा, स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो अपने जो नाटकीय व्यवहार को, अपने न्यूक्लियर बिहेवियर को ठीक कर ले और अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने का जो एम्बिशन है उसको वो त्याग दे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और तभी ये इस तरीके की जो सिचुएशन है उसमें डी एस्केलेशन हो सकता है। क्योंकि यदि ईरान ने जैसा कि IAEA ने भी पाया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल के लिए और विशेष रूप से इसराइल के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो दोनों ही राष्ट्र इस बात को समय समय पे कहते रहे और अक्रॉस द पार्टी लाइन, अमेरिका में अगर चाहे वो डेमोक्रेटिक रहा हो, चाहे वो रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहा हो, कोई भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रहे हो, सभी ने इस बात की संकल्प को लगातार व्यक्त किया है। और कल भी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से इस बात को दोहराया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इसके लिए वो किसी भी कीमत पे और किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो ये जो अभी ईरान के ऊपर जो इसराइल का हमला किया गया है, ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो कार्रवाई इसराइल ने की, वो एक मेजर डिसीजन था। लेकिन वो तब हुआ जब IAEA ने ये पाया कि यूरेनियम एनरिचमेंट की जो प्रक्रिया है वो ईरान ने तेज कर दी है, वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की दिशा में वो तेज गति से वो कदम बढ़ा रहा है। तो ऐसे में उसके प्रोग्राम को लिमिट करने की कार्रवाई थी। लेकिन अमेरिका ने जो एक डील निगोशिएट करने की बात ईरान से कही है, ईरान के पास अभी भी एक स्पेस है, एक टाइम है कि वो इस डील के लिए तैयार हो जाए और अपने, जैसा कि मैंने कहा, कि अपने नाटकीय व्यवहार को वो सुधार दे। क्योंकि देखिए, एक बात मैं पलक जी और भी कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो रिजीम है, वो इस्लामिक रिजीम जो है, वो जिस तरीके से इसराइल को थ्रेट्स देती है, जिस तरीके से इसराइल को ऑब्लिटरेट करने की बात करती है, वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के नारे लगते हैं, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं और जायनिस्ट रिजीम वो हमेशा अपने स्टेटमेंट्स जारी करते हैं तो उसमें वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें करते हैं, यहूदियों के खिलाफ बहुत ही नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जो इसराइल, जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है, उसके लिए तो 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही काफी है उसको ऑब्लिटरेट करने के लिए। और ऐसे में जो इसराइल के लिए जाहिर है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ जाते हैं और एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकियों को भी स्पॉन्सर और सपोर्ट करता है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, यदि आज हुती हाइपरसोनिक मिसाइल्स चला रहे हैं तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आखिर कहाँ से पहुंची? हिजबुल्लाह के पास इतने बड़े सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स कहाँ से पहुंची हैं? सब ईरान की दी हुई हैं।
तो यदि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेता है और वो न्यूक्लियर वेपन्स कहीं किसी आतंकी को भी पकड़ा देता है तो फिर इजराइल का क्या होगा? तो ये सारी जो इजराइल के जो डीप सीटेड कंसर्न्स हैं वो जाहिर है कि बहुत ही उसको समझने की आवश्यकता है। और ईरान पाकिस्तान की तरह से ही एक ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। अनुज माथुर जी, फिर विदाउट एनी डिनायल जिस तरह से संजीव श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि ईरान के साथ कोई इस वक्त जो खड़ा नहीं है, तो फिर विदाउट एनी डिनायल हम ये बात को मान लेते हैं अमेरिका इज द सुपर पावर? नहीं पलक, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो अमेरिका सुपर पावर है इसमें कोई शक मेरे को लगता नहीं है किसी को कोई शक होने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक सुपर पावर भी है, मिलिट्री सुपर पावर भी है, आप किसी भी प्रकार से किसी से भी इसको कंपेयर कर लें, सुपर पावर वो है। लेकिन अब परेशानी ये है कि कुछ लोग, और चाइना का एम्बिशन है, उनका एम्बिशन रिटर्न डिक्लेयर्ड एम्बिशन है कि दे वांट टू बी द सोल सुपर पावर बाय 2050। तो उनका मकसद है कि किस प्रकार से इस अमेरिका की जो बड़ी ग्रोथ है उसको चेकमेट किया जाए। देखिए पलक, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो प्रश्न हमने शुरू किया था कि क्या ईरान अकेला है, निश्चित रूप से ईरान अकेला है, क्योंकि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उस इस्लामिक वर्ल्ड में भी कोई नहीं चाहता कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करे, क्योंकि ये उनके लिए भी खतरा है। इस्लामिक वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो उनकी अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप हो जाएगी इजराइल के, ईरान के पास अगर बॉम्ब आ जाएगा। उसके अलावा तुर्की और ईरान वो नेचुरल एडवर्सरीज हैं, नेबर्स हैं, वो नेचुरल एडवर्सरीज हैं। वो कभी बात कर सकते हैं कि भाई हम इस्लाम ये वो, लेकिन वो एडवर्सरीज है और वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। और आज परिस्थिति शायद एक दो स्टेटमेंट तुर्की के आ जाए, लेकिन तुर्की खुल करके सामने नहीं आया है। किसी ने भी उनको एक भी गिफ्ट, कोई चीज उनको लड़ने के लिए दी नहीं है, कोई सहायता उनके पास कहीं से भी आई नहीं है। आज छठवां दिन है लड़ाई का। आज की तारीख में पूरे जो स्काइज है, जो एंटायर एयर कंट्रोल है वो इजराइल के एयरफोर्स के पास है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस प्रकार से चाहे हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत उनकी हालत काफी खराब हालत में है। उन्होंने एक बार प्रयास किया था कि वो कह दे कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा, उससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा। तो वो भी उनको किसी कीमत पे नहीं करने दिया जाएगा। जिस प्रकार की प्रेजेंस वहां पर, अनुज माथुर जी, ट्रम्प की तरफ से क्लियरली ओपनली ये बात कहना कि हमें सुप्रीम लीडर खamenei की लोकेशन पता है, अभी उसको नहीं मारेंगे, तो मतलब कितने और दिन ईरान जो है वो इस युद्ध में टिकेगा? अब तो आपको सुप्रीम लीडर की लोकेशन ही पता है, न्यूक्लियर साइट्स की आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है। हाँ, देखिए उनको सब कुछ मालूम है, और जब लड़ाई चल के लिए गए थे उसके पहले से पता है। क्योंकि मैं उसकी आपको वजह बताता हूं। देखिए जो मोसाद है, उस मोसाद का इतना जबरदस्त नेटवर्क इकोसिस्टम उन्होंने वहां पर तैयार करके रखा हुआ है ईरान के अंदर, और वो अभी नहीं किया है, पिछले 2 दशकों से उसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम वहां पर तैयार है। यू विल बी पलक, ये बात हमको पता है कि उन्होंने ईरान के अंदर ऐसी ड्रोन बनाने की फैक्ट्रीज हैं जो कि इजराइल के लिए ड्रोन बना रही हैं, वहीं से ऑपरेट हो रहा है, वहीं से उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो ये बताता है कि कितनी गहराई से वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान के अंदर जगह जगह पर मौजूद हैं। और ये जो हमला हुआ है, ये इसकी एक वजह ये भी थी कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको परफेक्ट इनपुट दिया था कि अभी सही समय है हमला करने का, और अगर अभी हमला किया जाएगा तो हमें सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सबसे ज्यादा फायदा होने का के चांसेस हैं, इसलिए इस समय पर हमला किया गया। देखिए, और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका को क्यों उन्होंने ऐसा कहा। अमेरिका को अभी भी उम्मीद है कि खामनेई जो है वो टूटेंगे, घुटनों पर आएंगे और न्यूक्लियर डील को साइन करेंगे। इसलिए उन्होंने उनको मौका दिया है कि भाई आप अगर रहना चाहते हैं और सुप्रीम कमांडर बने रहना चाहते हैं तो न्यूक्लियर डील पर साइन करो और इजीली कंफर्टेबल एग्जिट इस युद्ध से निकाल दो, और उसके बाद अमेरिका आपके साथ होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। इतिहास अगर आप देखेंगी पलक, जब इजराइल बना था 1947-48 में, तो जो 4 देश उनके साथ थे इस्लामिक में, पूरा अरब वर्ल्ड उनके खिलाफ था। उनके बनने के कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर चौतरफा हमला हुआ था। उस समय 4 देश उनके साथ थे, वो तुर्की, ईरान, कंबोडिया और ये एक 2 और देश थे। इन्हीं लोगों के साथ वो उन्होंने इनको मदद करी। और उस समय से लेकर के 1979 के जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है पलक, उस समय तक ये पक्के दोस्त बने रहे। ईरान जो था एक बहुत प्रोग्रेसिव नेशन था,
बहुत ज्यादा उनके लोग बाग वहां पर आगे बढ़े हुए थे, वहां से फ्लाइट्स जाती थी इजराइल में, और वहां जाकर के लोग बाग पिकनिक्स बनाते थे और नाइट लाइफ एंजॉय करते थे, सब कुछ था। और फिर ये जब ये इनके ऊपर इस्लामिक रेवोल्यूशन सो कॉल्ड हुआ और इस्लामिक मुल्लाओं ने वहां पर उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, तो आप देखेंगे, आप मुझे बताएं पलक कि अगर आप 50% जो जनसंख्या है आपकी उसको कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं तो कैसे प्रोग्रेस आपका देश करेगा? तो ये बात इनको इस्लामिक वर्ल्ड के जो कट्टरवादी इस्लामिक लोग हैं उनको पता नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं है। तो ये एक वजह थी वो जो ताकीद जिसकी वजह से वो काफी पिछड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आप अभी किराना हिल्स का जिक्र कर रहे थे, एंड वो बात जो स्ट्राइक की है मुझे वो ये है कि अगर पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर साइट्स उनकी है, जो न्यूक्लियर वेपन्स उनके हैं, और ये स्टेटमेंट आपकी तरफ से आना कि वो भाई पाकिस्तान के नहीं है, वो अमेरिका के हैं, तो सर चाहे ईरान ही कारण हो और पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां हो सर, लेकिन ये भारत के लिए गुड न्यूज है। बिल्कुल, ये मतलब इस बात के इंडिकेशंस हमेशा से थे। आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2.5 दिन में खत्म हुआ, उसके बाद से आपने किसी भी पाकिस्तानी का कोई भी स्टेटमेंट सुना है जहां पर कि वो कह रहा है कि हमने शब्बे बारात के लिए तो नहीं रखे थे या इसके लिए तो नहीं रखे थे, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, हम ये कर देंगे, दिवाली के लिए नहीं रखा। ये इसलिए है, देखिए, जब हमारा एटॉमिक एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद आनंद फानन में इन्होंने जाकर के बलोचिस्तान में एक अपना वो एक्सप्लोजन करने की कोशिश की। वो इसलिए करने की कोशिश की कि उनको अपने लोगों को बताना था कि अगर भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है तो हम भी काबिल हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, जबकि वो तैयार नहीं थे, लेकिन उनको जवाब देना था। और यही वजह है कि मेरा मानना है, कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है इसका, कि अमेरिका जो पाकिस्तान के पास अपना कोई भी न्यूक्लियर आर्सेनल मेरे हिसाब से नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका ने बहुत देशों में अपना न्यूक्लियर आर्सेनल पुश फॉरवर्ड करके रखा हुआ है, जिनमें से तुर्की भी है, तुर्की में भी अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। उसी प्रकार से अमेरिका के जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं वो किराना हिल्स के बेसमेंट्स में रखा हुआ है, और ये रूस और चीन को काउंटर करने के लिए, उनको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए ये वहां पर उनके पास है। और ये मेरा काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। सर, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इस एंगल पर ये बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता देते हैं। ईरान युद्ध के बीच यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ऐलान, यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास 20 जून तक बंद। इजरायल में यूएस के वाणिज्य दूतावास भी बंद रहेंगे। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो सकती है, इसकी पूरे संकेत है, क्योंकि आपको बता दें यूएस की जो फाइटर जेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी है कई रिपोर्ट्स पे। और ट्रंप का G7 में आते ही वापस जाना, अपने इस पूरे इवेंट में इसे कट शॉर्ट करना, ये इसकी इंडिकेशन है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजीव भट्टाचार्य, अगर ऐसा है कि सुप्रीम लीडर खamenei जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं और जो ये आसपास के पड़ोसी जो देश हैं ईरान के, बीट इराक, सऊदी अरब, ये सभी जो देश हैं जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप मौन तो हैं, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज का जो वर्चस्व है वो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं अपने रीजन में। एक पॉइंट जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें मालूम है शिया सुन्नी का प्रॉब्लम, आई अग्री, बट आप वेस्टर्न कंट्रीज को यहाँ पर वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर अगर हम 1945 से पहले का जिक्र करें, जो ज्यूज यहाँ पर लगातार बस रहे थे, ठीक है उनका बहुत पुराना इतिहास है वहां पर, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बात कही थी कि ये पलायन वापस यूरोपियन कंट्री से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं कि हमारी एक प्रॉक्सी हो। एग्जैक्टली, तो अमेरिका चाहता है उनका हेजेमनी ये मिडिल ईस्ट में रहे। एक बार अमेरिका को चैलेंज किया था सदाम हुसैन, हमको मालूम है उसका क्या हाल हुआ था। सिमिलरली ईरान अभी चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, उसका स्टेटमेंट पूरा आया है जे सदाम हुसैन का जैसा ही हाल होगा खोमेनी का। और अमेरिका टोटली, जयाल साहब ने बताया, जे कंप्लीटली वॉर के लिए वो मूव कर रहा है।
यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी मूव कर रहा है। यूएसएस कार्ल विंसन वो नियर सऊदी अरेबिया के पास वो ऑलरेडी है। और हैरी ट्रूमैन वो एक यमन और रेड सी में हाउदीज पायरेट्स को कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है। और मेरा पास कुछ खबर है जे यूएस सेवरल एयर डिफेंस बैटरीज पुल किया हुआ इंडो पैसिफिक ओशन से। डियागो गार्सिया से सर ने ऑलरेडी बताया B2 एक्टिवेटेड है। एंड यूएस 2 डिस्ट्रॉयर है मेडिटेरेनियन में, उन डिस्ट्रॉयर को भी इजराइल के पास भेजने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। उसका नाम है सुलिवान एंड थॉमस हार्डनर। ये 2 डिस्ट्रॉयर है, ये 2 डिस्ट्रॉयर भी इजराइल के पास आया है। और हमें यूएस ऑल्सो डिप्लॉयड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी विथ 100 सोल्जर वो इंटरसेप्ट करने के लिए ईरान का मिसाइल को। तो क्या अनुज माथुर जी, देखिए अभी पूरे करंट सिनारियो में अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें सर, अमेरिका ने साउथ एशिया में पाकिस्तान को अपनी प्रॉक्सी बना लिया, जहां से आपने मिडिल ईस्ट को भी कवर कर लिया और साउथ एशिया को भी आपने कवर कर लिया। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट में आपके पास इजराइल तो बहुत पुराना है ही, ठीक है। कहीं ना कहीं सर फ्रंट में अगर हम बोले वर्ल्ड सिनारियो में कि सिर्फ अभी रशिया जो है वो ही सिर्फ टक्कर जो है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज को दे पा रहा है, अदरवाइज तो सबने हाथ खड़े कर दिए। पलक देखिए, अभी ये कहना भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही नहीं होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज को रशिया टक्कर दे पा रहा है। आप रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन आज की परिस्थिति में देखिए, रशिया के जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है, रशिया जैसी सुपर पावर इतनी बड़ी शक्ति को अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियार मांगने पड़े तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनकी क्या परिस्थिति, क्या कंडीशन है आज की तारीख में। ये बिल्कुल साफ है कि जो अभी जो सुपर पावर राइवलरी है, वो सुपर पावर राइवलरी इज नो मोर बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। हालांकि ये सुपर पावर राइवलरी रशिया, अमेरिका और चाइना के बीच में है। और वो अब अमेरिका का क्या इंटरेस्ट और है मिडिल ईस्ट में, वो ये बात समझते हैं कि मिडिल ईस्ट जो ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में चाइना के लिए एक गेटवे बन सकता है। और चाइना अपनी प्रेजेंस वहां पर, तभी वो चाबहार में कुछ करना चाह रहे थे और कई जगह और कई एक्टिविटीज उनकी वो कर रहे हैं। जिबूती में उन्होंने आकर के अपना एक बेस बना लिया है, ग्वादार वो लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो वहां पर उस इलाके में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये उनको, अमेरिका को ये बात भी कहीं ना कहीं गवारा नहीं है। इस वजह से वो चाहते हैं कि दोबारा जो मिडिल ईस्ट की इक्वेशन है, देखिए मिडिल ईस्ट में ईरान क्या चाहता था, ईरान ये नहीं चाहता है कि इजराइल को खत्म कर दे। तो उसका मेन एजेंडा ये है कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में, जो यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, 15 बड़े बेस, 45 और जगह मिलिट्री प्रेजेंस और नेवी की इतनी जबरदस्त प्रेजेंस मेडिटेरेनियन से लेकर के और नॉर्थ अरेबियन सी तक, ये बहुत बड़ा खतरा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए हो सकता है। इतनी डेंस मिलिट्री प्रेजेंस मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका की किसी और जगह पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग यूरोप, इस प्रकार की मिलिट्री प्रेजेंस है। तो ये सब चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास कर रहा था ईरान। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि ईरान बाई इटसेल्फ या फिर मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री बाई इटसेल्फ, इराक ने प्रयास किया और भी कुछ, तो कोई भी बाई इटसेल्फ अमेरिका को टक्कर देने वाली परिस्थिति में नहीं है। तो उनके लिए तो एक तरफ खाई है और एक तरफ वो है। तो आप अगर आप अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम करेंगे तो आपका चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन अभी फिलहाल आने वाले समय में हो पाएगा। ये बात आप निश्चित रूप से मान लें पलक कि ईरान को न्यूक्लियर डील साइन करनी पड़ेगी, वरना अमेरिका फिजिकली, अभी अदरवाइज तो ऑलरेडी दे आर इन्वॉल्व्ड इन द वॉर, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक बात और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जो मैं कई दफा, सर बता रही हैं, आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ सर मैं, जो आप बात कह रहे हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो सर बता रही है कि अमेरिका पूरी तैयारी करके बैठा है ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने के लिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की डेंस मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिका की आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में है, उतनी उसकी कहीं भी नहीं है। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड प्रेजेंस है। जो मैं आपको बता रहा था, देखिए युद्ध जो है वो 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स पर लड़ा जाता है। इकोनॉमिक फ्रंट,
साइकोलॉजिकल फ्रंट या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर फ्रंट, कुछ भी आप जो चाहे कह लें। और तीसरा होता है काइनेटिक वॉरफेयर, जो कि फिजिकली आप लड़ाई लड़ते हैं। आज की तारीख में अमेरिका जो है वो इस बात का यकीन करेगा कि वो ईरान को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाउन करने की कोशिश करेगा, ताकि उनको इतना परेशानी, इतना वो उनके ऊपर दबाव आ जाए कि वो सरेंडर मीनिंग इसको डील साइन करने के पर मजबूर हो जाए। तो ये बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मैंने पहले भी बताया था, अमेरिका का स्टांस बाकी सब जगह और ईरान में यही डिफरेंस है। बाकी सब जगह वो कह रहे हैं कि बातचीत से सोल्यूशन निकाला जा सकता है, यहां वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कि या तो आप अनकंडीशनली सरेंडर करिए, अदरवाइज B-52 का वार झेलने के लिए, B-2 का वार झेलने के लिए तैयार रहिए। तो ये दिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है। अब वो वहां पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने की कोशिश करेंगे। आफ्टर ऑल ईरान के पास अपना जो उनकी आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को कौन ताकत देता है? जो उनके पास और है क्या तेल के अलावा? तो ये मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव डाला। एक चीज और आपने नोटिस करी होगी पलक, कि अभी तक जितने भी इजराइल के हमले हुए हैं, उन्होंने अभी तक ईरान की जो इस आर्थिक जो चीजें हैं, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमले नहीं करें। जब उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले होने शुरू हो जाएंगे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले होने शुरू हो जाएंगे, तब आप देखिएगा किस प्रकार से संजीव दबाव पड़ता है श्रीवास्तव ईरान के जी, ऊपर। मेजर जनरल अनुज माथुर जी जो बात कह रहे हैं कि अभी जो ट्रंप है, क्योंकि ये बात सही भी है और देशों के लिए उनके अलग ही बयान सामने आते हैं, थोड़ा सा युद्ध शांत हो जाए इस ओर वो संकेत देते हैं, बाकी होता ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, अभी जो वो 2 स्टेट पॉलिसी की पिछले हम 2 सालों से, 2.5 सालों से, कहीं कि पिछले कितने सालों से हम बात सुन रहे हैं, तो मतलब अब वो भी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि भाई अब उस पर भी, इस पूरे फिलिस्तीनी इशू के ऊपर चुप्पी साधे हुए। फिलिस्तीन और इजराइल का जो इशू है और उसका जो ऑब्वियसली जो आपने जिक्र किया, 2 स्टेट सोल्यूशन ही एकमात्र सोल्यूशन है। अमेरिका भी उसकी ही बात करता है, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल साइड लाइन में चला गया है। अभी तो मेन जो इशू है वो ये है कि आतंकवाद के ऊपर हमास जैसे आतंकी, हिजबुल्लाह, हुती के ऊपर कैसे विजय हासिल की जाए, ईरान के न्यूक्लियर जो एम्बिशन को कैसे रोका जाए। तो अभी तो जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का जो इशू है वो बात की बात है, और जब कभी भी सिचुएशन वहां पर नॉर्मल होगी तो उसके बाद नेगोशिएशंस होंगे, डायलॉग होंगे, और उसमें भी बड़ी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। इजराइल भी इसके लिए उसके कई रिजर्वेशंस हैं। इजराइल को अनेक कंप्लेंट्स हैं कि हम इस तरीके के सोल्यूशन में जाएंगे तो हमारे क्या लॉसेस होंगे, हम किस तरीके से वहां पर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे। और वहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसको भी अनेक तरीके के जो भय और आशंकाएं हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है वो तब बनेगी कि जब कुछ विश्वास बहाली हो। देखिए, संवाद, नेगोशिएशंस, डायलॉग तभी पर पार्टीज आ पाती हैं कि जब थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। अभी तो ये पूरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी जो करंट सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि अमेरिका और जो फ्रांस है वो सेम पेज पर हैं इस इजराइल ईरान वॉर पे? क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि शायद फ्रांस का कुछ अलग स्टैंड है, जो कल मैक्रोन की तरफ से बयान सामने आया उसके बाद। नहीं, वो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो कई बार कैजुअल होता है, कई बार वो अपने बयानों में बड़बोलेपन के लिए वो जाने जाते हैं, कुछ बातें वो बोल जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका और फ्रांस के संबंध खराब है। ये संबंध बिल्कुल ठीक ठाक है, और ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से जो आज नेटो के जो देश हैं वो अपने अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। वो 5% तक का ले जाने की बात हो रही है, और पहले तो कभी 2% तक का ही प्रेशर था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रांजैक्शनल अमेरिका फर्स्ट का जो अप्रोच है, उन्होंने अपने एलाइज को भी नहीं बख्शा है, और जाहिर है कि वो नेटो के ऊपर भी लगातार दबाव बनाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नेटो जो है में कोई ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं। कुछ इश्यूज अवश्य हैं, लेकिन नहीं सर, लगता तो संजीव सर ऐसे है कि नाटो में ये देश जो है, अमेरिका, फ्रांस की अगर हम बात करें, तो इनके जिस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं डिफेंस में, तो देखने तो ऐसा मिलता है इनको बड़ी खुशी होती है किसी देश के अंदर युद्ध हो जाए, और उसके बाद इनके एक्सपोर्ट जो सर्च करते हैं,
क्योंकि पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तो यही कर रहे हैं ना, विमान, और अगर मैं फाइटर जेट्स की बात करूं, जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, ये विस्तार से इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान इजरायल युद्ध पर उत्तर कोरिया का बयान भी सामने आया है। तानाशाह किम जोंग, उनका पहला ये बयान है, इस लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं है। किम जोंग ये बात कह रहे हैं। देखिए अभी अगर आप देखेंगे, ईरान को लेकर कोई भी फ्रंट पर इस युद्ध में नहीं आ रहा है कोई। अगर आप न्यूट्रल स्टैंड भी इस युद्ध में ले रहे हैं, जो देश, अगर मैं मिडिल ईस्ट में बात करूँ, बहुत से देश, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मौन रहना इजराइल का समर्थन ही है। लेकिन लगातार हमारे मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। भट्टाचार्य जी, क्या लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया, क्योंकि अगेन हम बार बार वो सुपर पावर की जो जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप चुप बैठे हैं तो फिर वो सुपर पावर की रेस में आप हैं, ये राग जो है वो देशों को नहीं लापनी चाहिए और इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि अगर अमेरिका कुछ भी कर रहा है तो उसको करने दो। नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान आना, सर क्या लगता है, समर्थन मिलेगा ईरान को? भट्टाचार्य जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? चलिए टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार सर से फिर कनेक्ट कीजिए। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आप इस पर क्या कहेंगे? नॉर्थ कोरिया को क्या लगता है कि उनका इंटरेस्ट अभी ईरान की ओर है कि वहां पर समर्थन किसी भी तरीके से डायरेक्टली किया जाए? देखो पलक, में वो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, उसको मैं रिपीट करूंगा, मेरे ख्याल से 50 बार हो चुका है ये रिपीट, कि जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होता है उसमें कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी भी नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। ये जो स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया का आया है, वो स्टेटमेंट उनके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आया है, क्योंकि उनको पता है आज की परिस्थिति में वो अगर ईरान का डायरेक्ट वो समर्थन करेंगे तो जो वहां पर इश्यूज चल रहे हैं ना साउथ कोरिया के साथ या साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में, वहां पर कोई ना कोई बात आगे बढ़ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट नपातुल्ला स्टेटमेंट है। तो ये तो कई लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अब वो अकेले नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम साथ हैं, उन्होंने ये कहा कि वो अकेला नहीं है। तो वो उनका मतलब ये भी तो हो सकता है कि चाइना उनके साथ उनकी मदद कर रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इसका कोई गूढ़ मीनिंग नहीं है, और ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है, और वो अपनी एक पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं कि हम इस लड़ाई में अमेरिका के साथ नहीं है, और हम भी, उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिया है, लेकिन उसका उनका मतलब यही निकलता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अगर कहता है कि एक और अपडेट आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर सर जिक्र कर रहे हैं यूएई की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर ये बयान सामने आया है। वहां के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अर्जेंट एंड नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए सीज फायर को लेकर। अगर ये युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ता है, वो कह रहे हैं कि जो दो नेशंस के बीच में ये युद्ध हो रहा है उसके बियॉन्ड बॉर्डर्स तक जा सकता है। यूएई की तरफ से सर ये बयान सामने आया, अभी ये बयान सामने आया। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं। देखिए क्या होता है कि कुछ जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनमें से काफी वेस्ट एशियन कंट्रीज इस बात को समझ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और टेररिज्म को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। उनको पता है कि उनको प्रोग्रेसिव होने की जरूरत है, उनको ट्रेड करने की जरूरत है, उनको इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने की जरूरत है, उनको अमेरिका के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मेल मिलाप करने की जरूरत है, बिजनेस करने की जरूरत है। और यही वजह है कि जो प्रोग्रेसिव, जो अब्राहम अकॉर्ड जिसके बारे में संजीव जी ने बात की, वो तमाम चीजें, तो यही वजह है कि वहां के जो प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, आज की तारीख में आप देखिए यूएई कितना आगे निकल गया है, सऊदी अरब कितना आगे चलता चला जा रहा है। उनको पता पड़ चुका है कि प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, और जो फंडामेंटलिज्म है जो कि ईरान में है या पाकिस्तान में शायद अभी भी है, वो किस प्रकार से आपकी प्रोग्रेस को हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए यूएई नहीं चाहता। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यूएई में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, 2021 की बात है, मैं खुद पर्सनली वहां पर था। वो पहला ऐसा ट्रेड फेयर था जहां पर कि इजराइल का पवेलियन बना हुआ था। जो देश इजराइल की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे, आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर्स में उनको एज ए नेशन समझ करके और वहां पर स्पेस दे रहे हैं कि आप आकर के अपना पवेलियन लगाइए। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट जो है उनके आइडियोलॉजी में हो रहा है, और ये बात मानने की आवश्यकता है। और मुझे अब लगता है कि सिवाय ईरान के कोई और देश इस माइंडसेट का नहीं रह गया है जो कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को ना माने।
और ईरान भी मैं बता रहा हूं आपको कि परिणाम जो भी कुछ नजर आ रहा है आपको कि उसकी भी मिसाइल जाके तेल अवीव में गिर रही है या हाइफा में गिर रही है या इजराइल के पास सिर्फ 12 दिन का स्टॉक पाइल रह गया है, ये सब बातें फिर भी होती रहेंगी। लेकिन ईरान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इजराइल प्लस अमेरिका या सिर्फ इजराइल विद द हेल्प ऑफ अमेरिका उसके खिलाफ लड़ सके बिना किसी बाहर की हेल्प के। टोटली सर, आई एग्री सर। एक बड़ी खबर आ रही है आपके पास, फिर मैं वापस आती हूँ। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव शोइगु पहुंचे हैं योगायांग। कुछ हफ्तों में ही शोइगु का ये दूसरा दौरा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के सीधे आदेश पर उत्तर कोरिया ये पहुंचे हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया क्या जो दो फ्रंट पर अभी आपको युद्ध नजर आ रहे होंगे, एक ईरान इजराइल तो है ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन, और उस दौरान ये मुलाकात होना ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच रूस में भी हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर जी, अब रशिया को तो सपोर्ट मुझे लगता है बहुत पहले से ही नॉर्थ कोरिया का है, लेकिन क्या ये सपोर्ट और बियॉन्ड जाएगा और क्या ईरान तक भी पहुंचेगा? क्योंकि कुछ देर पहले आप जो बयान नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया था उसका एक पूरा एनालिसिस दे रहे थे कि ये एक तरीके से समर्थन है भी और नहीं भी है। लेकिन रशिया को क्या लगता है सर कि इमीडिएट अभी कोई और ज्यादा आर्म्स को लेकर सपोर्ट दिया जाएगा? मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज की जो परिस्थिति है उसमें एक जो एक उभरता हुआ शायद कहीं वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है, वो उसको क्रिक मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वो उनका एक ऐसा धड़ा बन करके सामने आया है क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका का पूरी तरह से अमेरिका प्लस वेस्टर्न वर्ल्ड का कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव उभर करके सामने आए। लेकिन आज की परिस्थिति आप देखिए कि रूस जो है वो पूरी तरह से यूक्रेन में इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो यूक्रेन रूस का युद्ध है वो कहीं ना कहीं ऐसा आयाम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं एक्टिव उसमें इन्वॉल्वमेंट नाटो के अलग बाकी और मुख्तलिफ देशों का भी ना हो जाए, तो वो रशिया कहीं कुछ भी नहीं इसकी में मुझे लगता है मदद कर पाएगा सिवाय फ्यू स्टेटमेंट्स, एक यूएन में एक स्टेटमेंट देना। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जो है अब वो कैसे क्या मदद करेगा आप मुझे बताएं। नॉर्थ कोरिया क्या कोई खास फिजिकल हेल्प, क्या वो सेना भेजेगा? नहीं। क्या मिसाइल्स भेजेगा? उनके खुद के पास कितने मिसाइल्स हैं? अगर उनको क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, उनको जो चाहिए अपने इंटरेस्ट जो वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी और जो इंडो पैसिफिक में नॉर्थ कोरिया के इंटरेस्ट हैं, या जो उनको बैलेंस करने के लिए साउथ कोरिया के खिलाफ और यूएस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये जो एक एक्सेस है, इसको काउंटर करने के लिए जो चीज चाहिए, क्या उसके अलावा उनके पास इतनी ताकत है कि वो रूस को भी आर्म सप्लाई कर सकें और मैन पावर सप्लाई कर सकें, फिर ईरान को भी दे सकें? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये बात समझ लें कि ये जो भाषण आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये तमाम स्टेटमेंट्स अपने पॉलिटिकली करेक्ट रियल पॉलिटिक्स स्टेटमेंट्स हैं। कर्नल भट्टाचार्य जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा और लेकर आगे जा रहे हैं और अब हम रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में भी बात कर रहे हैं। सर, अगर अभी मैं 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करूं, मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई भी ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पर अमेरिका, यूएस का वर्चस्व ना हो, और हर जगह हम देख रहे हैं इनका होल्ड जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर सर अभी आप डिवाइड कर पाए कि वर्ल्ड ऑर्डर आपको किस तरीके का नजर आ रहा है, क्योंकि सर ने 4 देशों का जिक्र किया कि अमेरिका, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये एक अलग मतलब गुट जो है 2 बने हुए हैं। सर, मुझे तो लग रहा है कि इसके बियॉन्ड भी है ये। कर्नल भट्टाचार्य जी। कर्नल भट्टाचार्य जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से सर के साथ कनेक्ट हम करते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, सर अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो आप प्लीज जवाब दीजिए इसका। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आने वाले समय में मैं ये देखता हूँ कि एक नए शीत युद्ध की स्थितियां बन रही है, एक नया पोलराइजेशन बन रहा है, नया ध्रुवीकरण हो रहा है, महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, हथियारों की जो होड़ है वो बढ़ गई है, आर्म्स रेस बढ़ रही है, जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो टूट रही है, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स सिटी रही हो
चाहे वो अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी खतरे में है। और जाहिर है चाइना का जिस तरीके से इमरजेंस हुआ है, उससे जो रशिया और अमेरिका लेकिन के बीच संजीव की जो श्रीवास्तव जी, हम बायलेटरल बार बार हम चाइना के इमरजेंस की बात कर रहे हैं सर। मुझे नहीं लगता कि डिफेंस में इतना कुछ बड़ा इमरजेंस जो है वो चाइना का हुआ हो। अभी भी अगर हम होल्ड देखेंगे तो वो रशिया, अमेरिका और फ्रांस का होल्ड है। चीन तो इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं कि उनका वर्चस्व जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अभी भी एक्सपोर्ट्स उनके बहुत ज्यादा हैं चाइना का, लेकिन वर्चस्व अभी भी इन 3 देशों का है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। चाइना बहुत तेज गति से अपने डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और मैं एक ही एग्जांपल देता हूं, हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं वो चाइना ने बड़े एडवांस तरीके से आगे बढ़ाए। हाइपरसोनिक मिसाइल्स बड़ी तेज गति से बढ़ाए, रशिया भी उसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल्स हैं, उसका जो चाइना उसको डिप्लॉय भी कर रहा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में आर्टिफिशियल आइलैंड्स हो, अनेक अन्य जगहों पर जो है चाइना इसका लगातार डिप्लॉयमेंट करना चाहता है। और उसका जो लक्ष्य है वो पूरे साउथ चाइना सी के क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करने का है। और उसको करने के लिए वो अपने मॉडर्नाइजेशन को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। सेंकाकू आइलैंड पर भी उसके ये उसकी सब नजर तो है। बियॉन्ड आपकी कंट्री में है ना, मतलब विद इन आपकी कंट्री में, बियॉन्ड आपकी कंट्री में मतलब चाइना का क्या वर्चस्व है? मैं ये बात बोल रही हूँ कि सीधे आप किस जंग के अंदर कूद रहे हैं और कह रहे हैं कि जी देखिए हमें आपकी लोकेशन पता है, अभी आपको नहीं मारेंगे, बाद में हम मार देंगे। मतलब इस तरीके का रवैया एटलीस्ट जो है वो चाइना का नहीं रहता। अमेरिका जिस तरीके से जहां भी युद्ध होता है पता चलता है कि भाई पीछे कौन है, अमेरिका। प्रॉक्सी वॉर है, पीछे कौन है, अमेरिका। पीछे कौन है, वेस्टर्न कंट्रीज। नहीं, मुझे नहीं लगता कि चाइना ने ये बयान दिया है। ये जो लोकेशन कभी पता नहीं है दिया। और कहाँ, ये अमेरिका की तरफ हाँ, से बयान है। ये इजराइल की तरफ से दिया गया बयान है। सर, और इजराइल की तरफ डोनाल्ड से ट्रंप ने ये बयान जो है वो दिया है, उनकी तरफ से खamenei को लेकर ये बयान जो है वो आज सामने आया है। सर मैं ये कह रही हूँ कि चाइना इस तरह के बयान कभी नहीं देता। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऐसे बयान जो है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही आते हैं। और बड़े बयान आते हैं कि आप बेहतर है कि ये डील के लिए मान जाओ, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी बातें। और अमेरिका के पास कैपेबिलिटीज भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अमेरिका अगर वो कह रहा है कि वहां पर वो कौन है, वेस्टर्न कंट्रीज। नहीं, मुझे नहीं लगता कि चाइना ने ये बयान दिया है। ये जो लोकेशन कभी पता नहीं है दिया। और कहाँ, ये अमेरिका की तरफ हाँ, से बयान है। ये इजराइल की तरफ से दिया गया बयान है। और सर इजराइल की तरफ डोनाल्ड से ट्रंप ने ये बयान जो है वो दिया है, उनकी तरफ से खamenei को लेकर ये बयान जो है वो आज सामने आया है। सर मैं ये कह रही हूँ कि चाइना इस तरह के बयान कभी नहीं देता। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऐसे बयान जो है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही आते हैं। और बड़े बयान आते हैं कि आप बेहतर है कि ये डील के लिए मान जाओ, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी बातें। और अमेरिका के पास कैपेबिलिटीज भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अमेरिका अगर वो कह रहा है कि वहां पर वो रिजीम चेंज करा देगा और सुपीरियर को एलिमिनेट करता है, तो कैपेबिलिटीज हैं। हमने ये देखा है कि इजराइल ने किस तरीके हेजबुल्लाह के चीफ को, हसन नसरुल्लाह को एलिमिनेट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टावरिंग पर्सनालिटी था। और कभी ऐसा लगता था कि नसरुल्लाह को तो कोई टच ही नहीं कर सकता। और उस नसरुल्लाह को इजराइल ने, जबकि वो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में बैठा हुआ था, उसको अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स, बड़े बॉम्ब्स इस्तेमाल करते हुए, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स को पता नहीं उसने इंटेलिजेंस ने हासिल किए हुए थे। और उस समय ये हमला किया गया कि जब नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दे रहे थे, और उसी समय ये हमला कर दिया गया। तो इजराइल और अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास बड़ी कैपेबिलिटीज हैं, बड़े इंटेलिजेंस का नेटवर्क है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है। चाइना जो है वो अपने स्वार्थ जब तक जहाँ कहीं ना हो, सीधे सीधे उसके अपने इंटरेस्ट ना हो, तब तक वहां पर वो इंटरवीन नहीं करता है। और दूसरा ये भी है कि चाइना मॉडर्नाइज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया, जो कि उसने रशिया यूक्रेन का युद्ध 3.5 वर्षों तक लड़ा है, और अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को अकेले चैलेंज नहीं कर सकते। और इसी वजह से रशिया भी अब अलायंसेस की तरफ बढ़ रहा है, पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो नॉर्थ कोरिया की जो विजिट है सर्जेई शाइगु की, ये महत्वपूर्ण विजिट है। और मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना, ये एक गुट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक कैंप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके नेटो के एलाइज, उसके जो एशियन एलाइज और उसके कुछ पार्टनर्स,
एक गुट में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो एक नए शीत युद्ध ठीक का है जो खतरा अनुज है, माथुर जी, वो बढ़ता लास्ट जा सर रहा मैं है। आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। आपको अभी क्या करंट सिनेरियो में, अगर मैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बात करूं जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि हर जगह अमेरिका का वर्चस्व, हर जगह अमेरिका का वर्चस्व, हर जगह दखल अंदाजी, तो ये वर्चस्व और ज्यादा बढ़ रहा है ना जो दूसरे देश मौन है। हाँ, देखिए उसके मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका अलग पूरी वजह बता दी थी। अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर है, अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, अमेरिका आज की तारीख में दे कैन कॉल दी शॉट्स। दूसरी बात जो आपकी हम बात कर रहे थे, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था बात करने की, जो चाइना की जो एक्सपीडिशनरी जो उनकी स्टांस रहा है, आज की तारीख में चाइनीज नेवी इज बिगर देन अमेरिकन नेवी। अग्री। कोई किसी में कोई, हाँ, तो अब उसमें लेकिन क्या है कि अमेरिकन नेवी का जो क्वांटिटेटिव एज है वो आपको क्वालिटेटिव एज आपको देखने की जरूरत है। अमेरिका के पास 11 कैरियर बोर्न फोर्सेस हैं। अमेरिका इज वेरी वेरी पावरफुल। चाइना के बारे में एक बात हमको समझनी पड़ेगी, चाइना की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। चाइना wants to win a war without fighting it। और जो देश अपने आप के लिए फाइट करने को तैयार नहीं है, उससे ये उम्मीद करना कि वो रूस के लिए या चीन के लिए बिल्कुल सर, मेरे शब्द भी सर यही थे कि अमेरिका कभी भी डायरेक्टली किसी वॉर में नहीं आता। और एग्जैक्टली सर आपने 100% एक्यूरेट बात कही है। कर्नल भट्टाचार्य जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो सर, आप एक बार फाइनल कॉमेंट इस पूरे युद्ध को प्लीज दीजिए। मेरे को लग रहा है खोमेनी का डील खत्म होने वाला है और उसके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सरेंडर करने का बजाय, क्योंकि जो आपने बोल रहा है नॉर्थ कोरिया सपोर्ट देगा, बट वेपन तो नॉर्थ कोरिया देगा नहीं। चाइना ने भी वेपन दे सकता है लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं। रशिया इज नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प मिलिटरीली टू ईरान। सो ईरान के पास ऑप्शन अभी मेरे को बहुत कम दिख रहा है और ये खोमेनी का अंत होने और वाला इसमें है। हम कह सकते हैं कि कर्नल कुणाल की बहुत संकेत है कि बहुत जल्द जो है खमेनी सरेंडर कर दे। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस